राजा और उसके 3 सवाल। एक राज्य में एक महान राजा रहता था। सूरज की पहली किरणें महल के झरोकों से होकर दरबार के चमकते फर्श पर फैल रही हैं। सोने से जड़ा सिंहासन, रत्नों से सजी दीवारें और अनुशासित पहरेदार, सब कुछ समृद्धि की कहानी कहते हैं। फिर भी इस सुबह राजा के मन में शांति नहीं है। उसके सामने राज्य है, शक्ति है, सम्मान है, पर एक प्रश्न उसे भीतर से बेचैन कर रहा है। इतना बड़ा राज्य है, इतने लोग हैं, इतने काम हैं, फिर भी मुझे लगता है कि मैं सबसे जरूरी बात नहीं जानता। अगर मुझे ये ही न पता हो कि सही काम करने का सही समय क्या है, तो मेरी बुद्धि अधूरी है। और यदि मैं यह न समझूं कि सबसे जरूरी व्यक्ति कौन है, तो मैं न्याय कैसे करूं? और सबसे जरूरी काम क्या है? यही तो वह प्रश्न है जो रात भर मेरे साथ जागता रहा। राजा की उंगलियां सिंहासन के हत्थे पर धीमे धीमे थिरकती हैं। वो दूर दरबार के खुले द्वार को देखता है, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि कोई उत्तर वहीं से भीतर चला आएगा। धन से राज्य चलता है, सेना से सीमा बचती है, कानून से व्यवस्था रहती है, पर सही निर्णय किससे जन्म लेता है? मैं भूल नहीं करना चाहता। एक गलत समय, एक गलत व्यक्ति, एक गलत काम, और पूरा राज्य उसकी कीमत चुकाता है। महाराज, क्या आज का दरबार सामान्य रूप से आरंभ कराया जाए? नहीं, आज का दिन सामान्य नहीं है। आज मैं अपने लिए नहीं, पूरे राज्य के लिए उत्तर खोजूंगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मुख्यमंत्री को बुलाओ और नगारची को भी। जो आज्ञा महाराज। सेवक झुककर चला जाता है। दरबार की शांत हवा में एक अनकही प्रतीक्षा भरने लगती है। आज महल में कोई साधारण आदेश नहीं दिया जाने वाला। कुछ ही क्षणों में मुख्यमंत्री दरबार में पहुंचता है। वह वर्षों से राजा के साथ है, राज्य के अनेक संकट देख चुका है, पर आज राजा के चेहरे पर उसे एक अलग प्रकार की चिंता दिखाई देती है। प्रणाम महाराज, आपने इतनी सुबह बुलाया, अवश्य कोई महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण ही नहीं, शायद सबसे महत्वपूर्ण। मैं सुनने के लिए उपस्थित हूं। महामंत्री, मुझे बताओ, सही काम करने का सही समय क्या होता है? महाराज, ये तो परिस्थिति पर निर्भर करता है। यही तो कठिनाई है, परिस्थिति बदलती रहती है। मुझे ऐसा उत्तर चाहिए जो भ्रम ना बढ़ाए, बल्कि मार्ग दिखाए। दूसरा प्रश्न, सबसे जरूरी व्यक्ति कौन है? दरबार के लिए मंत्री, युद्ध में सेनापति, धर्म में गुरु, व्यापार में सेठ, हर जगह उत्तर बदल सकता है। और यही उत्तर तो मुझे संतुष्ट नहीं करता महामंत्री। तीसरा प्रश्न, सबसे जरूरी काम क्या है? राज्य की रक्षा, प्रजा का कल्याण, न्याय की स्थापना, तीनों ही बड़े काम हैं महाराज। बड़े हैं, पर सबसे बड़ा कौन? यदि आज्ञा हो तो विद्वानों से चर्चा की जाए। नहीं, केवल चर्चा नहीं, मैं चाहता हूं कि पूरा राज्य सोचे। नगाड़ा बजवाओ, पूरे राज्य में ऐलान करो, जो इन 3 प्रश्नों का सही उत्तर देगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। ये समाचार दूर दूर तक जाएगा महाराज, लोग उत्साह से उमड़ पड़ेंगे। अच्छा है, कभी कभी उत्तर महलों में नहीं, लोगों के बीच छिपा होता है। मैं तुरंत व्यवस्था करता हूं। क्या तीनों प्रश्न ज्यों के त्यों घोषित किए जाएं? हाँ, कोई शब्द बदला न जाए। यही 3 प्रश्न मेरे मन की आग हैं। मंत्री सिर झुकाता है। उसके चेहरे पर आश्चर्य भी है और सम्मान भी। राजा का प्रश्न अब निजी चिंता नहीं रहा, वो पूरे राज्य की चुनौती बनने वाला है। राजमहल के बाहर का प्रांगण अचानक जीवंत हो उठता है। नगाड़े कसे जाते हैं, घोड़े तैयार किए जाते हैं और घोषणाकर्ता ऊंची आवाज में अभ्यास करते हैं। कुछ ही पलों में ये संदेश गलियों, बाजारों और चौकों से होता हुआ पूरे राज्य में फैलने लगेगा। नगाड़े की पहली थाप हवा को चीरती है। लोग रुकते हैं, मुड़कर देखते हैं और फिर एक एक कर चौक की ओर खिंचे चले आते हैं।
महाराज ने पूरे राज्य में ये ऐलान कराया है, जो 3 प्रश्नों का सही उत्तर देगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। पहला प्रश्न, सही काम करने का सही समय क्या है? दूसरा प्रश्न, सबसे जरूरी व्यक्ति कौन है? तीसरा प्रश्न, सबसे जरूरी काम क्या है? ये अवसर सबके लिए खुला है। अरे ये तो बड़े गहरे सवाल है। और इनाम भी बड़ा है। खबर आग की तरह फैलती है। कुएं पर पानी भरती स्त्रियां, दुकानों पर बैठे व्यापारी, चौकियों पर तैनात सैनिक, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे पंडित, सबके बीच एक ही चर्चा शुरू हो जाती है। मुझे लगता है सही समय वही है जो पहले से तय हो। नहीं, सही समय वही है जब मौका सामने हो। सो संकट में साथ खड़ा हो वही। और सबसे जरूरी काम शायद भलाई करना। पर जितनी आवाजें उठती हैं, उतने ही उत्तर जन्म लेते हैं। प्रश्न सरल सुनाई देते हैं, पर कोई भी उन्हें हल्का नहीं ले पा रहा। दोपहर तक राजधानी का बाजार एक खुला विचार मंच बन चुका है। मसालों की खुशबू, कपड़ों की रंगत, लोहार की चोट और ग्राहकों की आवाजों के बीच अब दर्शन, अनुभव और तर्क की बातें तैर रही हैं। मेरे हिसाब से सबसे जरूरी काम है लाभ कमाना नहीं, सही सौदा करना। गलत सौदा पूरे घर को डुबो देता है। पर सही समय क्या है? बाजार में देर की तो ग्राहक गया, जल्दी की तो घाटा हुआ। बेटा, सही समय वही है जब सामने वाले को तुम्हारी जरूरत हो। तब सबसे जरूरी व्यक्ति वही हुआ जो उस समय तुम्हारे सामने हो सकता है, पर राजा को ये बात कौन समझाए? पास ही मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे 2 पंडित आपस में बहस कर रहे हैं, जैसे किसी शास्त्रार्थ का आरंभ हो गया हो। सही समय वह है जो पंचांग और गणना से जाना जाए। बिना विचार के किया काम अधूरा रहता है। नहीं, जीवन हर क्षण बदलता है। गणना सहायक है, पर अंतिम निर्णय बुद्धि और सजगता से होता है। तो सबसे जरूरी व्यक्ति कौन हुआ गुरुवर? ज्ञानी, क्योंकि वही दिशा देता है। नहीं, कर्ता, क्योंकि बिना कर्म के ज्ञान भी रुका रहता है। थोड़ी दूर पर सैनिकों का छोटा दल घोड़ों के पास खड़ा सुन रहा है। उनके अनुभव अलग हैं, इसलिए उनके उत्तर भी अलग हैं। युद्ध में सबसे जरूरी समय अभी होता है। जो पल निकल गया वह लौटता नहीं। और सबसे जरूरी व्यक्ति जो तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो। सबसे जरूरी काम है अपने कर्तव्य से पीछे न हटना। देखो, हर कोई अपने काम के हिसाब से जवाब दे रहा है। शायद इसलिए राजा ने सबको बुलाया है। बाजार की बातचीत में उत्सुकता के साथ हल्की प्रतिस्पर्धा भी घुलने लगती है। कुछ लोग इनाम के लिए सोच रहे हैं, कुछ सचमुच उत्तर खोजने के लिए। शाम होते होते दरबार फिर भरने लगता है। रेशमी वस्त्रों में पंडित, कवच पहने सैनिक, सलीकेदार पोशाक में व्यापारी, गंभीर मुख वाले मंत्री, हर व्यक्ति अपने साथ एक उत्तर, एक तर्क और एक आशा लेकर आया है। आप सभी का स्वागत है दरबार में। आशा करता हूं आप में से किसी न किसी के पास हमारे वो 3 सवालों के सही जवाब जरूर होंगे। मैंने शास्त्रों के आधार पर अपना उत्तर तैयार किया है। और मैंने अनुभव के आधार पर। देखेंगे किसकी बात राजा को जंचती है। राजा को वही उत्तर पसंद आएगा जो काम के समय काम आए। मैं सुनना चाहता हूं, सही काम करने का सही समय क्या है? सबसे जरूरी व्यक्ति कौन है? और सबसे जरूरी काम क्या है? जो मुझे सच्चा और उपयोगी उत्तर देगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। महाराज, उत्तर सरल नहीं है, पर हम सब अपनी बुद्धि से आपकी सेवा करेंगे। और अपने अनुभव से भी। और अपने कर्तव्य से, सीखी बातों से भी। राजा धीरे से सिर हिलाता है। सामने खड़े चेहरों में उसे ज्ञान, महत्वाकांक्षा, ईमानदारी और अहंकार सब कुछ दिखाई देता है। शायद उत्तर इन सब में कहीं छिपा हो, या शायद अभी कोई भी उसके प्रश्न की गहराई तक ना पहुंचा हो। अच्छा, कल प्रातः से एक एक कर सब अपने उत्तर प्रस्तुत करेंगे।
दरबार में एक गहरी खिंची हुई चुप्पी उतरती है। सब लोग समझ जाते हैं कि ये केवल इनाम का अवसर नहीं, बल्कि बुद्धि की असली परीक्षा है। और यदि इन उत्तरों में भी मुझे संतोष न मिला, तब मैं स्वयं उस व्यक्ति की खोज पर निकलूंगा जिसके पास इन तीनों प्रश्नों का सच्चा रहस्य हो। ये सुनते ही दरबार में हलचल दौड़ जाती है। राजा का स्वयं निकलना ये साधारण बात नहीं, पर उसके स्वर में ऐसा निश्चय है कि कोई भी इसे केवल शब्द नहीं समझता। खोज अब शुरू हो चुकी है। राजा के अंतिम शब्दों के बाद अगली सुबह नहीं, बल्कि उसी दिन की शांत होती सांझ में एक अनपेक्षित घटना घटती है। कुटिया के बाहर की निस्तब्धता अचानक किसी भारी सांस और टूटते कदमों की आवाज से कांप उठती है। तपस्वी, यह कैसी आहट है? कोई हमारी ओर आ रहा है। पत्ते तेजी से हिलते हैं। अगले ही क्षण एक दाढ़ी वाला आदमी लड़खड़ाता हुआ बाहर निकलता है। उसके दोनों हाथ पेट पर जमे हैं और उंगलियों के बीच से खून रिसकर कपड़ों पर फैल चुका है। कदम डगमगा रहे हैं, लगता है कोई घायल है। पानी बचाओ। संभलो, गिरो मत, मैं तुम्हें पकड़ रहा हूं। मुझे चक्कर आ रहा है। राजा दोनों बाहों से घायल आदमी को थाम लेता है। उसका सिर राजा के कंधे से टकराता है और खून की गर्म धार राजा के हाथों तक पहुंच जाती है। राजा और तपस्वी मिलकर उसे जमीन पर लिटाते हैं। आदमी की सांसें तेज हैं, आंखें आधी खुली आधी बंद। उसके चेहरे पर दर्द, भय और थकान एक साथ जम गए हैं। घाव गहरा है, बहुत खून बह चुका है। मैं कपड़ा लाता हूँ, आप घाव पर हाथ दबाकर रखें। जल्दी जाइए, एक क्षण भी भारी पड़ सकता है। तपस्वी कुटिया के भीतर जाता है। बाहर राजा अकेला घाव पर दबाव बनाए हुए है। घायल आदमी की कराहों के बीच अब केवल सांझ की हवा और जल्दी जल्दी चलती सांसों की आवाज सुनाई देती है। मेरी ओर देखो, आंखें बंद मत करो। सुन रहे हो ना? मैं कोशिश कर रहा हूं। तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस सांस लेते रहो। नाम क्या है तुम्हारा? अभी मत पूछो, दर्द बहुत है। क्या मैं बच जाऊंगा? जब तक मैं यहां हूं, हम हार नहीं मानेंगे। ये कपड़ा लीजिए, पहले घाव साफ करना होगा। पानी पड़ते ही आदमी का शरीर दर्द से तन जाता है। राजा दांत भींचकर घाव साफ करता है, फिर फटे वस्त्र को मोड़कर दबाव के साथ घाव पर रख देता है। हेलो मत, ये पक्की पत्ती होगी। राजा कपड़े को पेट के चारों ओर लपेटता है, फिर पूरी शक्ति से गांठ कस देता है। घायल आदमी एक लंबी कराह भरता है, पर उसी के साथ बहता खून धीमा पड़ने लगता है। खून अब पहले जितना नहीं बह रहा, ये अच्छा संकेत है। तुम्हारी सांस अब पहले से सम है। आपने मुझे क्यों बचाया? क्योंकि तुम घायल हो। इस समय बस यही सच है। राजा का उत्तर छोटा है, पर उसमें कोई दिखावा नहीं। वो फिर पट्टी पर हाथ रखकर देखता है कि दबाव ठीक बना हुआ है या नहीं। ठीक है, तुम बस सांस लो, बाकी हम संभाल लेंगे। मैं कोशिश करूंगा। राजा अपनी मुड़ी हुई चादर का हिस्सा घायल आदमी के सिर के नीचे रख देता है। मिट्टी, खून और कपड़े के बीच ये छोटी सी सुविधा भी जैसे जीवन को वापस बुलाने की कोशिश हो। कुछ क्षणों तक कोई नहीं बोलता, केवल आदमी की टूटी कराहें, दूर पक्षियों की लौटती आवाजें और रात में बदलती हवा का स्पर्श इस दृश्य को भरते रहते हैं। अगली सुबह सूरज की किरणें कुटिया के बाहर पड़ रही हैं। घायल आदमी की हालत अब काफी बेहतर है। राजा रात भर उसकी देखभाल करके थका हुआ बैठा है। तपस्वी शांत भाव से पास खड़ा है। महाराज, क्या आप मुझे पहचानते हैं? नहीं,
मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं आपका दुश्मन हूं। मैंने शपथ ली थी कि आज आपको मार डालूंगा। जब आप महल से निकले, मैं जंगल में छिपकर आपका इंतजार कर रहा था। क्या? लेकिन आपके सैनिकों ने मुझे पहचान लिया। उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। मैं घायल होकर भागा और मरने ही वाला था। अगर आपने मेरी जान न बचाई होती तो मैं मर चुका होता। राजा स्तब्ध रह जाता है। जिस व्यक्ति ने उसे मारने की ठानी थी, वही अब उसकी ओर कृतज्ञता से देख रहा था। महाराज, आज से मैं आपका शत्रु नहीं, आपका सबसे वफादार सेवक हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम्हें क्षमा किया, तुम्हारा पुराना विवाद भी समाप्त। घायल आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वर्षों की दुश्मनी एक रात की करुणा में पिघल चुकी थी। अगली सुबह दरबार सजता है। राजा अपने 3 सवालों के उत्तर जानने के लिए सभी को आमंत्रित करता है। तपस्वी, अब कृपया मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। महाराज, उत्तर तो आपको कल ही मिल गए थे। कैसे? यदि आप मेरे साथ खेत ना खोदते और वापस महल चले जाते तो ये आदमी रास्ते में आपको मार देता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वही था जो उस क्षण आपके सामने था। वर्तमान, जब आप मेरे साथ काम कर रहे थे, तब सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं था, क्योंकि उस समय आप मेरे साथ थे। और जब ये घायल आदमी आया, तब सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही बन गया, क्योंकि उसे आपकी सहायता की आवश्यकता थी। और सबसे महत्वपूर्ण काम? सबसे महत्वपूर्ण काम है उस व्यक्ति के साथ भलाई करना जो इस समय आपके सामने है, क्योंकि यही वो काम है जिसके लिए हमें ये क्षण मिला है। राजा की आंखों में समझ की चमक उतर आती है। जिन उत्तरों को वो पूरे राज्य में खोज रहा था, वे किसी पुस्तक, बहस या इनाम में नहीं, बल्कि उसके अपने कर्मों में छिपे थे। उस दिन राजा ने सीखा, सबसे महत्वपूर्ण समय अभी है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो इस समय आपके सामने है, और सबसे महत्वपूर्ण काम उसके प्रति भलाई करना है। यही ज्ञान उसके शासन की सबसे बड़ी ताकत बना और उसके राज्य में वर्षों तक शांति और न्याय बना रहा।